अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल उगल योर माइंड एपिसोड 38, जिसका आपके लिए तहरीर करी है सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। अब चुप क्यों हैं? वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, अब क्या हो गया? मेरी एक बात नहीं मान सकते? कश्यप ने बालाज को मुसलसल खामोश पाकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, और जब कोई औरत अपने मर्द को ये खुशी देती है तो जानती हो कि उसका मुकाम अपने शौहर की निगाह में कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और भी मोतबर हो जाती है। तुम मुझे ये खुशी देकर खुद ही ये खुशी छीन लेना चाहती हो, लेकिन क्यों? अगर ये मुझसे इंतकामी कार्रवाई के लिए है तो प्लीज़ कश्यप, तुम और जो भी सज़ा दोगी मैं झेलने को तैयार हूँ, लेकिन इस बात की डिमांड मत करो मुझसे। बालाज ने टूटे हुए लहजे में कहा। मुझे अभी पढ़ना है बालाज, और मैं नहीं संभाल सकती बच्चे। अगर आप मेरी रुखसती करवा कर ले जाना चाहते हैं तो मेरी ये शर्त माननी होगी। कश्यप तो अपनी बात मनवाने को बस थी। मेरी तरफ से कहाँ तुम्हारे पढ़ने पर पाबंदी है? तुम पढ़ती रहना, मैं खुद तुम्हें पहले की तरह पिक एंड ड्रॉप करूँगा। घर पे भी पढ़ाई में जब भी मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं करूँगा कश्यप। रही बात बेबी संभालने की, तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हेल्प करूँगा और मेड का भी अरेंज कर दूँगा। रुखसती तो चाहता हूँ, लेकिन इस मुकम्मल खुशी के साथ। प्लीज़ कश्यप, इन खुशियों को अधूरा मत करो। बालाज रसान से उसकी तमाम बातों का जवाब देकर गोया अपनी तरफ से उसके हर मसले का हल पेश कर गया था। जब मेरी किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नज़र में, आपने हर बार अपनी ही मनमानी होती है, तो फिर ये मोहब्बत का ढोंग किस लिए रचाते हैं? जाइए यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। कश्यप बजाय उसकी बात को समझने के अपनी बात पर डट गई थी, या वो इस बात से बालाज की आजमाइश करना चाहती थी। मुझसे दूर रहकर बहुत ज़िद्दी हो गई हो। खैर, मेरे पास आओगी तो ठीक हो जाओगी। बालाज ने उसकी बात पर नॉर्मल अंदाज में जवाब देते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। छोड़े मुझे, ये क्या करें बालाज? कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। कश्यप ने एहतजाजन हाथ पैर हिलाते हुए उसकी पनाहों से निकलने की कोशिश की। बालाज ने झुककर एक हाथ में उसके जूते उठाए और उसे यूं ही बाहों में भरे हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि कश्यप फिर से मावे एहतजाज हुई। बालाज, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे नीचे उतारें। कश्यप उसकी ढिठाई पर रोक देने को थी। अब अगर एक लफ्ज़ भी बोला तो ऐसे ही इलाज करूँगा मिसेस बालाज। बालाज ने फ़िलहाल खुद को कोई कार्रवाई करने से बाज ही रखा था, बस उसे खामोश करवाने को ज़बानी कलामी धमकी दे डाली थी। वो भी ये धमकी सुनने के बाद उसका कोट दबोचे हुए आंखें मूंदे उसके सीने में मुंह छुपाए हुए थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उससे भी ज़्यादा सरफिरा इंसान है, सो अपनी आफियत के लिए चुप ही अच्छी थी। बालाज ने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करते ही उसे बिठाया और उसके जूते भी रख दिए। उसे बिठाते ही वो खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गाड़ी स्टार्ट करते ही बालाज ने उस पर निगाह की थी, जो मुँह बसोड़ कर सर झुकाए बैठी थी। रास्ते में दोनों तरफ खामोशी का राज रहा। बालाज वहाँ से निकला तो शॉपिंग मॉल की बजाय वह कश्यप को हॉस्पिटल ले आया था। हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी रुकते ही कश्यप ने हैरत और सवालिया निगाहों से उसे देखा था। हमने माना कि हम बुरे हैं, मगर आप कहते हैं तो बुरा लगता है। तुम्हारी खुशी मुझे हर शय से मुकद्दम है, अपनी खुशी से भी। भले ही मेरी खुशी अधूरी होगी, लेकिन तुम्हें मुकम्मल तौर पर पा लेने के लिए ये कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। बालाज उसकी सवालिया निगाहों को देखते ही हम कलाम हुआ। सोच लें, कहीं बाद में मुकर तो नहीं जाएंगे, या अपने इस फैसले से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? मतलब अगर मामा ना मानी तो? कश्यप को अच्छी खासी हैरत भी हुई थी। वो तो अब तक इस बात की तकरार इसलिए कर रही थी कि ना तो बालाज उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए राज़ी होगा, और ना ही वो रुखसती के लिए हामी भरेगी। लेकिन वो इतनी जल्दी इस कुर्बानी के लिए राज़ी हो जाएगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। इतना तो वो जानती थी कि ये खबर सुनने के बाद वो खासा खुश था,
और जब कश्यप ने पहले भी अबॉर्शन वाली बात की थी तो उसे काफ़ी तकलीफ़ पहुंची थी। अब जब हामी भर ही चुका हूँ तो पीछे नहीं हटूँगा। अगर आंटी हमारे इस फैसले पर नाराज़ हुई तो उन्हें भी मना लूँगा। तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी ये हमारी ज़िंदगी है। मेरी बीवी जो चाहती है वही होगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कहा ना, अब से तुम्हारी खुशी हर शय पे मुकद्दम है। चलो अभी चेकअप करवा लेते हैं। अबॉर्शन के लिए डॉक्टर से 1-2 रोज़ बाद की डेट ले लेंगे और इस दौरान आंटी को भी बताकर राज़ी कर लेंगे। बालाज का इस कदर मेहरबान होना कश्यप को मज़ीद हैरत में मुब्तला करता जा रहा था। उसकी मेहरबानियाँ उसकी समझ से बालातर थीं। कश्यप उसे बताने वाली थी कि वो अपना चेकअप करवा चुकी है और डॉक्टर ने क्या कहा था, लेकिन वो ये सोचकर खामोश रही कि अगर बालाज साथ हुए तो शायद डॉक्टर भी मान जाए और यूँ उसकी ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी। बालाज भी उसे उसी हॉस्पिटल में लाया था क्योंकि वो शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल था। अभी भी उसने डॉक्टर कुबरा से ही चेकअप करवाने के लिए स्लिप बनवाई थी। खैरियत, आप इतनी जल्दी मुआयने के लिए आई हैं, अपनी मेडिकल फाइल नहीं लाई? डॉक्टर ने कश्यप के बैठते ही सवाल दागा। एक्चुअली हम ये बेबी अबॉर्ट करवाना चाहते हैं। कश्यप की बजाय बालाज डॉक्टर से मुखातिब हुआ। हैरत है, मेरे तमाम बात खुलकर बताने के बावजूद भी आप लोग अपनी ज़िद पर कायम हैं। क्या आपको अपनी मिसेस की ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? डॉक्टर ने बालाज की बात पर हैरत और नाराज़गी का मुजाहरा किया था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी तरफ बालाज भी डॉक्टर की बात पर नासमझी से कभी कश्यप को तो कभी डॉक्टर को देख रहा था। आपकी मिसेस ने आपको कुछ नहीं बताया? ये इसी सिलसिले में अपनी मदर के साथ भी विज़िट कर चुकी हैं। मैंने इनका मुआयना करने के बाद इनकी मदर को बताया था कि अगर आपको अपनी बेटी की ज़िंदगी अजीज़ नहीं है तो शौक़ से ये अबॉर्शन करवाइए। यह अबॉर्शन आपकी मिसेस के लिए बहुत रिस्की है, इनकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ बच्चा रखने के बाद भी हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि इनकी डिलीवरी के दौरान सब नॉर्मल होगा, क्योंकि इनकी एज भी कम है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट और एक्स्ट्रा केयर और बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत है। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और मेडिसिन भी वक्त पर लेंगी तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। डॉक्टर ने बालाज को भी खुलकर सारी बात बताई तो वो कश्यप को देख कर रह गया, जो उससे नज़रें चुराते हुए अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में उलझाने में मसरूफ़ थी। शुक्रिया डॉक्टर। चलो कश्यप, बालाज सपाट से अंदाज में कहता वहाँ से उठ गया। आपने कहा था आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। कश्यप ने गाड़ी में बैठते ही उसे उसकी गुज़िश्ता कही गई बात याद दिलाई। हाँ, मुझे याद है कहा था, और बसूरत दीगर मैं इस बात पर कायम भी रहता, मगर यहाँ मामला तुम्हारी ज़िंदगी का है जिस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ना कोई रिस्क ले सकता हूँ। फिर भले ही तुम मुझसे नफ़रत करो, लेकिन मैं कोई नौजवान लड़का नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए ये अहमकाना फ़ैसला कर बैठूँगा, बल्कि 30 साल मैच्योर मर्द हूँ जिसे अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करने से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है। इसलिए मुझसे ऐसे किसी भी अहमकाना फ़ैसले को एक्सपेक्ट मत करना। और तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? डॉक्टर की बजाय एज अ वाइफ तुम्हें ये सारी बातें मुझसे डिस्कस करनी चाहिए थी। खैर, अब इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल दो कि ऐसा कभी होगा। भले ही फिर आंटी भी राज़ी हों या मुझसे कहें तो मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा। बेहतर है अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दो जब तक मेरे पास नहीं आ जाती, क्योंकि उसके बाद तो मैं खुद भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। बालाज को उसकी लापरवाही और ढिठाई पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसकी मौजूदा कंडीशन की वजह से वो जब्त ही कर गया और नॉर्मल से लहजे में उसे तमाम बातें अच्छे से बार करवा गया। लेकिन कश्यप का लेकिन सुनते ही बालाज समझ गया था कि उसके दिमाग का कीड़ा अभी तक नहीं निकला, जब भी उसने कश्यप को आगे कुछ कहने ही नहीं दिया। लेकिन कुछ नहीं, जो कह रहा हूँ उस पर अमल करना, वरना फिर मैं आपदा आंटी नहीं हूँ जो तुम्हारी बेजा ज़िद को चुपचाप सुनूंगा। क्योंकि इतना तो तुम जान गई हो कि तुम्हें खामोश करवाने का तरीका अभी माजी करीब में ही मालूम पड़ा है मुझे। अब ये तुम पर मुनहसर है कि कैसे खामोश रहती हो, ऐसे ही बात मानकर या फिर। बालाज ने गुज़िश्ता धमकी को फिर से उस पर अप्लाई करना चाहा, जिसके रिज़ल्ट पहले भी और अब भी उसे फिलफौर ही मिल गए थे, क्योंकि कश्यप अभी बिल्कुल चुप बैठी थी। उसे यूं चुप बैठे देखकर बालाज मुस्कुराहट दबा गया। वो उसे शॉपिंग के लिए ले गया था। उसकी पसंद की ज्वेलरी, ड्रेसेस और जूते खरीदने के बाद वो उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे ले गया।
उसके साथ डिनर भी किया और इसके बाद उसे घर छोड़ दिया। इस धमकी के बाद उसने कोई बहस नहीं की थी, चुपचाप उसकी हर बात मानती गई कि उसका कोई पता नहीं था। वो धमकी को अमली जामा पहनाने में एक सेकंड भी नहीं लगा था। लेकिन घर पहुंचते ही उसने आपदा के कमरे का रुख किया और उनसे यही मुतालबा किया कि उसे ये शादी नहीं करनी, यानी रुखसती। मगर अब के आपदा ने उसे साफ साफ बता दिया कि इसके सिवा कोई हल नहीं है, इसलिए वो बेइजाज़त छोड़कर ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार कर ले। फिर उन्होंने साबिर चाचा की आमद और 2 हफ्ते बाद उसकी रुखसती के फ़ैसले के बारे में बताया और ये भी कि अब से बालाज उससे अच्छे से पेश आएगा। वो बालाज के आज के दिन वाले रवैये के मुतालिक सोचती हुई खामोशी से सर झुकाए अपने कमरे में आ गई थी और ख़ुद को कायल करने की कोशिश में थी, क्योंकि आपदा के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो ये फैसला कर चुकी हैं। इससे कश्यप के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एक जो उम्मीद थी वो भी डॉक्टर से मिलने के बाद ख़त्म हो चुकी थी। असफ़ी, कैसे हैं आप? साबिर चाचा ने जो खबर मीनू को सुनाई थी कि असफ़ी बालाज की शादी के बाद उसे ले जाएगा, तब से दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि असफ़ी उसे नहीं छोड़ेगा। वो महज आपदा आंटी की ज़िद की वजह से खामोश है, यही सोचकर उसने असफ़ी को मैसेज किया था। असफ़ी भी सोने की तैयारी में था जब साइड टेबल पर पड़े मोबाइल की बिप पर मुतवज्जा हुआ और मोबाइल उठाकर देखा तो उसके चेहरे की रौनक भी उस नाज़ीन का मैसेज देखकर बहाल हो गई थी। बीवी शौहर से दूरियां बनाए रखे तो ऐसे आलम में वो बेचारा कैसा होगा? असफ़ी के मैसेज से बला की मासूमियत टपक रही थी। अब के मीनू ने मैसेज के जवाब की बजाय कॉल ही कर डाली थी और ये हौसला उसे असफ़ी के मैसेज से मिला था। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी असफ़ी, बल्कि आपको आपसे भी ज़्यादा मिस किया है मैंने। मीनू का ये इंकशाफ असफ़ी की समातों में रस घोल गया। अभी भी कह रही हैं तो आ जाता हूँ, असफ़ी ने पुरशूक लहजे में कहा। वो काफ़ी अरसे बाद ऐसे बात कर रहे थे। शायद ये उन दूरियों का कमाल था जिनके एवज़ मोहब्बतें कभी हो गई थीं और इजहार और हाल दिल तो खुद ब खुद ज़बान से फिसलता जा रहा था। अभी आएंगे? मीनू ने उसकी बात पर कदरे हैरत से पूछा। तो क्या नहीं आ सकता? शौहर हूँ आपका, अपनी बीवी से मिलने के लिए किसी भी वक्त आ सकता हूँ। वक्त देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जिसके लिए किसी की सनद की ज़रूरत है, ना किसी का डर है, धड़ल्ले से आ सकता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ था। बात के दौरान ही असफ़ी गाड़ी में आकर बैठ चुका था। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए अगले आधे घंटे में बालाज साहब के बंगले पर मौजूद था। जब असफ़ी ने आने के लिए बोला था तब मीनू तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि जाने बालाज क्या कहे, लेकिन फिर उसे लगा कि असफ़ी ने यूं ही एक बात कही है, वो नहीं आएगा। पोर्ट से गाड़ी की आवाज़ आते ही बालाज अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आया ही था कि इतने में असफ़ी भी अंदर दाखिल हुआ। तुम इस वक्त? खैरियत? बालाज रात के 12 बजे असफ़ी की गैर मुतवक्का आमद पर हैरान हुआ था। उसे लगा कि शायद वो कश्यप के बारे में कोई बात करने आया है, क्योंकि बालाज के अपने दिमाग पर कश्यप नामी भूत जो सवार था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि रात 12 बजे वो उससे कश्यप की बात करने आया है, जबकि वो तो अपनी खातून के लिए आया था जो उसके हवासों पर सवार थी। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, असफ़ी ने मुख्तसर से जुमले में अपनी आमद का मकसद बताया तो जवाबन बालाज ने उसे हमन्नों की तरह देखा। छुपकर मिलने से बेहतर है कि तुम उसके लिए कोई फ़ैसला कर लो, क्योंकि आपदा आंटी तो उस रोज़ साफ कह गई थी कि वो मीनू का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। देखो असफ़ी, मेरी बहन कोई लवारिस नहीं है, अभी उसका भाई हयात है। बालाज को अब अकल आने लगी थी, क्योंकि जहाँ वो साइन वाली बात पर अब तक मीनू से नाराज़ रहा था, वहीं वो गुज़िश्ता दिनों में मीनू को जिस तकलीफ़ में देख चुका था, इसलिए बाबा के बाद मैके की तरफ से उसकी ढाल बनना उसका फ़र्ज़ था। बिल्कुल, वो लवारिस नहीं है, क्योंकि अभी उसका शौहर हयात है और फैसला तो मैं बहुत पहले ले चुका था मीनू के लिए, 3 बार कबूल है बोलकर। अब तो इसी फैसले पर डटे रहना है, क्योंकि 3 बार कबूल है बोलकर इस रिश्ते के लिए रजामंदी देकर एक लड़की को अपने दिल की सल्तनत की मलका बनाकर उसे अनदेखे सपने दिखाकर फिर 3 बार इस रिश्ते से आज़ादी और इनकार तो नामर्द करते हैं, जिन्हें रिश्ता निभाने का ढंग नहीं होता। वरना औरत तो महरम की मोहब्बत पाकर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेती है। ये मर्द ही होता है जिसकी अना उसे नामर्दी पर उकसाती है, और असफन कमाल नामर्द नहीं है। जो रिश्ता जोड़ा है उसे
आखिरी सांस तक निभाऊंगा, क्योंकि रामीन साहब सिर्फ और सिर्फ असफंद कमाल के दिल की सल्तनत की मलका हैं। असफी ने बालाज की सोच को आज फिर से नया रंग दिया था। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। वो अपने कमरे में है। बालाज ने उससे जुदा होने के बाद गोया उसे बताया कि उसकी तरफ से कोई रुकावट नहीं, वो जा सकता है। असफी ने दस्तक के साथ मीनू के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो जो करवट लिए लेटी हुई थी, उसने मुड़कर दरवाजे पर निगाह की तो हैरतज़दा सी उठकर बैठ गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वो इस वक्त उससे मिलने आ रहा है। हालांकि उसे भी पोर्ट से गाड़ी की आवाज़ तो आई थी, लेकिन उसे लगा कि यह महज उसका वहम है, क्योंकि उसकी आंखें जो असफी को देखने को तरस गई थीं। आप? मीनू खरामा खरामा चलती असफी के रूबरू आ खड़ी हुई और फिर उसके रुखसार को अपनी पोरों से छूकर यकीन करना चाहा कि वह हकीकत में उसके पास मौजूद है। आपने पुकारा था तो कैसे नहीं आता? असफी ने मुस्कुरा कर उसकी बात का जवाब दिया। जवाबन मीनू उससे लिपट गई थी। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसने वाकई असफी को बहुत मिस किया है। असफी ने भी उसे अपने हसार में लेते हुए उसके सर पर लब रख दिए थे। मैं बहुत डर गई थी असफी, मुझे लगा था आप मुझे छोड़ देंगे। मीनू ने उसके सीने से लगे हुए अपने खौफ को उसके सामने रखा। और आपको ऐसा क्यों लगा? असफत कमाल को दिल की निगाह से देखेंगी तो वो कभी आपको ऐसे वहम में नहीं पालने देगा और फिर ना ही गलत गुमान रखेंगी। असफी ने उसे आज फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। आबदा आंटी की बातों से तो मुझे ऐसा ही लगा था कि वो मुझे आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देंगी अब, क्योंकि वो आपकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाना चाहती थी। मीनू ने अपने खौफ की वजह भी बयान कर दी कि आबदा आंटी की बातों ने उसके दिल में ये खौफ बिठाया था। आप मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले से आ चुकी हैं और अगर आपकी भी यही ख्वाहिश रही तो निकलने में दूंगा नहीं। और रही आपकी दूसरी बात, तो मेरी बीवी से अच्छी कोई लड़की नहीं है मेरी नज़र में। गलतियाँ किससे नहीं होती रामीन, और मैं उन मर्दों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो औरत की एक गलती पर हर बात को फरामोश कर देते हैं, फिर उसे दिल से उतार कर जूते की नोक पर रखने को तरजीह देते हैं। मेरे लिए आप जहाँ कल थीं आज भी वहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा दिल की निगाह से देखा है, जो मुझे कोई गलत गुमान रखने ही नहीं देता। असफी ने उसे खुद से जुदा करते हुए बहुत मोहब्बत से तमाम बातों के जवाब दिए तो जवाबन मीनू को उस पर बला का प्यार आया कि जो उससे इस कदर मोहब्बत करता था, इससे आज वो खुद को रोक नहीं पाई थी। अगले ही पल वो असफी के वजूद को मिस करने लगी थी और उसका आगाज़ असफी के चेहरे से हुआ। अब आप मुझे बहका रही हैं और मैं 1 साल मुकम्मल होने से पहले ऐसा कुछ नहीं चाहता। ज़बान दी है, लेकिन आपका ये अंदाज़ मुझे वादा खिलाफ़ी पर उकसा रहा है, सो मैं चलता हूँ। असफी ने मीनू की वारफ्तगियों पर बमुश्किल खुद को कोई जसारत करने से बाज रखा। तलबाज हो तो उसे इसी लम्हे में ही मिटा देना चाहिए, ना कि साल इंतज़ार करवा कर तसक को बढ़ाना चाहिए। वैसे भी मैं इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर चुकी हूँ। अगर कल मैंने दूरियां बनाने का कहा था तो आज मैं ही कुर्बतों की तालिब भी हूँ। मीनू ना सिर्फ अपनी बातों बल्कि अपने अमल से भी असफी को खुलेआम कुर्बतों की दावत दे रही थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।